हम लोग बेटा आज पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर का प्रयोग एज ए प्रवर्धक। प्रवर्धक क्या है बेटा? प्रवर्धक जिसे हम लोग इंग्लिश में एम्पलीफायर कहेंगे। एम्पलीफायर जो धारा का अथवा वोल्टेज का अथवा शक्ति का प्रवर्धन करे अथवा उसमें वर्धन करे तो उसे हम लोग प्रवर्धक बोलेंगे। तो ट्रांजिस्टर का मेन उपयोग हम लोग प्रवर्धक के रूप में करेंगे, यानी धारा को बढ़ाने का मान करेंगे। एसी सिग्नल जिसकी धारा वीक होगी उसे हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे, अथवा वोल्टेज को बढ़ाने का काम करेंगे अथवा शक्ति को बढ़ाने का काम करेंगे, तो उसे हम लोग जो है अंग्रेजी में एम्पलीफायर कहेंगे और हिंदी में प्रवर्धक कहेंगे। तो अब तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि प्रवर्धक या एम्पलीफायर है क्या। प्रवर्धक जिसे हम लोग कहेंगे एम्पलीफायर। तो जो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करे या शक्ति को बढ़ाने का काम करे या धारा को बढ़ाने का काम करे उसे हम लोग प्रवर्धक बोलेंगे और अंग्रेजी में एम्पलीफायर कहेंगे। और जो ये काम करेगा उसे हम लोग जो है एम्पलीफायर कहेंगे। तो वो काम यहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टर का। तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो गया? एम्पलीफायर हो गया, प्रवर्धक। तो ट्रांजिस्टर दो प्रकार के हैं, यानी बेटा आप कहेंगे जो धारा यानी करंट बेटा आई कामा वोल्टेज, चलिए वोल्टेज भी बेटा वह शक्ति या पावर P को बढ़ाए या प्रवर्धित करे उसे प्रवर्धक पोस्ट में एम्पलीफायर कहते हैं। एम्पलीफायर कहते हैं। अगली पॉइंट इसी में लिखेंगे, चूंकि यह कार्य ट्रांजिस्टर द्वारा संपादित किया जाता है या द्वारा किया जाता है, अतः ट्रांजिस्टर ऐसी दशा में प्रवर्धक कहलाएगा। जब वो इस कार्य के लिए प्रयुक्त होगा या ऐसी दशा में प्रयुक्त होगा तो क्या कहलाएगा? हाँ, ऐसी दशा में प्रवर्धक कहलाएगा। जैसे हम लोगों का डायोड है, तो डायोड क्या है? तो भाई पीएन संधि से बना हुआ बेटा एक युक्ति है जिसका हम लोग नाम देते हैं डायोड। अब डायोड का प्रयोग बहुत तरह का है। जैसे हम लोग बेटा डायोड का प्रयोग जो है एलईडी जिस डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड है,
उसका कर रहे हैं, टनल डायोड का अलग प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब डायोड का प्रयोग हम लोग जो है AC को DC में बदलने में करेंगे तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिफायर, दिष्ट का। वैसे तो वो डायोड है, अपना काम कर रहा है, जिसका जहाँ पर प्रयोग है बेटा उसके अनुसार कई प्रकार के डायोड बनाए गए। लेकिन जो पावर डायोड होता है उसका प्रयोग जब हम लोग नहीं कर रहे हैं तब तक तो वो डायोड बोला जाएगा, लेकिन जब उसका प्रयोग हम लोग AC को DC में बदलने में करेंगे तब उसी को कहेंगे रेक्टिफायर या दिष्टकारी। वैसे ही आम वे में, आम बोलचाल में ये ट्रांजिस्टर है, लेकिन जब इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम लोग शक्ति, धारा और वोल्टेज के प्रवर्धन में करेंगे, एम्प्लीफिकेशन में करेंगे, तब इसे हम लोग कहेंगे एम्प्लीफायर। तो ये बेसिकली 3 मोड है इसके। तीन मोड में बेटा, 3 मोड में प्रयोग एज ए ट्रांजिस्टर माने एज ए प्रवर्धक करते हैं, एज ए एम्प्लीफायर करते हैं। तीन मोड में करें क्योंकि 2 परिपथ चाहिए। आप लोगों को पहले ही बताया गया कि इसमें ट्रांजिस्टर का मतलब 3 इलेक्ट्रोड, इसमें 3 इलेक्ट्रोड हैं। तो जैसे आप PNP बनाए, PNP, तो इसमें 3 ही इलेक्ट्रोड है, एक ये है, एक ये है और एक को इमीटर कहेंगे बेटा, एक को बेस कहेंगे और एक को कलेक्टर कहेंगे। बीच वाला बेस होता है आधार। तो अब 2 परिपथ हमको बनाना है, तो एक किसी न किसी टर्मिनल को कॉमन करना, एक इलेक्ट्रोड को कॉमन कर देते हैं। तो इस तरह से अगर बेस को कॉमन कर दिया तो एक सर्किट इधर बन जाती है और फिर इसी से कलेक्टर को जोड़कर दूसरा परिपथ बना देते हैं। इस तरह से 2 परिपथ हो जाता है। और इमीटर को हमेशा फॉरवर्ड बायस पर, इसकी संधि को JE को जो है फॉरवर्ड बायस पर रखेंगे, JE को किस पर रखेंगे, फॉरवर्ड बायस पर रखेंगे। और JC को रिवर्स बायस पर रखेंगे। चलिए, रिवर्स बायस पर रखेंगे। ये सब बातें आपको बताई गई हैं। तो इस तरह से हमारा जो है 3 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, अथवा 3 जो है वो मोड बन जाएंगे ट्रांजिस्टर। कौन कौन 3 मोड हो जाएंगे? एक जिसमें बेस कॉमन कर देंगे तो उसे कहेंगे कॉमन बेस मोड है या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। एक में इमीटर को कॉमन कर देंगे, ठीक है। अब इमीटर को कॉमन कर दिया तो ये इमीटर से बेटा जुड़ जाएगा आपका। इमीटर से हम लोग जो है बेस को भी ऐसे जोड़ देंगे और इधर से जो है कलेक्टर को भी जोड़ दिया, तो ये हो गया। अब देखिए ना, हमारा जो है इमीटर इसके साथ भी जुड़ गया और इमीटर ही उसके साथ भी जुड़ गया। तो इस तरह से अब इसे कहेंगे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, या आप यूं कह सकते हैं कि कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर, ठीक है। और ऐसे ही जब कलेक्टर को कॉमन कर देंगे बेटा तो उसे कहेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है या कॉमन कलेक्टर मोड है, अथवा कहेंगे कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से 3 ही कॉन्फ़िगरेशन है। एक हम लोग लेंगे बेस वाला कॉमन बेस, एक में बनाएंगे कॉमन एमीटर और एक में करेंगे कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। तो एक किसी एक को उभयनिष्ठ करके बेटा हमारा 3 प्रकार का
ट्रांजिस्टर बन जाता है या 3 प्रकार के ऐसे सर्किट बन जाते हैं, तो हम लोग उसी के आधार पर उसका नामकरण करते हैं कि ये वाला जो है कॉमन बेस वाला है, ये कॉमन एमीटर वाला है और ये कॉमन कलेक्टर वाला है। क्लियर है? तो इसके आधार पर अब हमारे जो है तीन प्रकार के मोड हुए या 3 प्रकार के एम्पलीफायर हो गए, या फिर कहेंगे 3 कॉन्फ़िगरेशन हो गए। तो ठीक है, पहले में लिख लिए 3 मोड में। तो पहला आपका है बेटा कॉमन बेस, चाहे एम्पलीफायर कर लीजिए, ठीक है, अथवा कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दूसरा का है आपका कॉमन इमीटर, कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा हो जाएगा कॉमन बेटा कलेक्टर। कॉन्फ़िगरेशन इसे बेटा हिंदी में कहेंगे उभयनिष्ठ संग्राहक। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ संग्राहक। मोड कहेंगे या कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, और इसे कहेंगे उभयनिष्ठ लिख लीजिएगा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। इमीटर को क्या कहते हैं? उत्सर्जक मोड या कॉन्फ़िगरेशन, और इसे कहेंगे उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे? मोड कहेंगे या कॉन्फ़िगरेशन। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है बेटा कि चाहे जो भी मोड हो, प्रत्येक मोड में बेटा जो आपका इमीटर जंक्शन है, जे फॉर जंक्शन, ई फॉर इमीटर, तो इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस पर रखेंगे, और कलेक्टर जंक्शन को, जैसी क्या कलेक्टर जंक्शन को, चाहे जिस भी मोड में की बात हो रही है, कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस पर रखें। रिवर्स बायस पर रखते हैं, ये बात ध्यान रखें। तो अब हम लोग इस तरह से 3 प्रकार के कनेक्शन में आज हम लोग जो है देखते हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर। कौन सा? कॉमन बेस एम्पलीफायर। मिटा देते हैं। ये भी जवाब दे।
उभयनिष्ठ प्रवर्धक हो गया। कौन सा प्रवर्धक? उभयनिष्ठ प्रवर्धक, या फिर कहेंगे ये उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक, या फिर कहेंगे कॉमन बेस एम्पलीफायर। उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक, इंग्लिश में कहेंगे कॉमन बेस एम्पलीफायर। इसका सर्किट हम लोग बना लेते हैं।
यह है उत्क्रम अभिनत, और यह है आउट। क्लियर हो गया? ये हम लोगों का उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक का एक तरह से आपने सर्किट डायग्राम बनाया। धारा I E और इधर हो जाएगी IB, चाहे स्मॉल भी कर लें चाहे कैपिटल भी। और ये हो जाएगी कलेक्टर धारा। बन गया आप लोगों का? अब देखिए, आपने कहा कि इमीटर और बेस को अग्र अभिनत पर रखते हैं। इसे हम लोग फॉरवर्ड बायस पर अग्र अभिनत पर रख दिया है। और जिसे बेटा अग्र अभिनत पर रखेंगे या फॉरवर्ड बायस पर रखेंगे वही इनपुट सर्किट। इमीटर जंक्शन, इसे क्या कहेंगे? इमीटर जंक्शन या शन। इमीटर शन, यही क्या है? एमीटर शन को सदैव फॉरवर्ड बायस पर रखना।
ठीक। दूसरा फॉरवर्ड बायस के द्वारा निर्बल इनपुट दिया जाएगा या के द्वारा इनपुट दिया जाएगा। इनपुट इसी के द्वारा देंगे। यहाँ से हम लोग जो है निर्बल एसी सिग्नल जो है बेटा जिसको प्रवर्धित करना है, जिसके वोल्टेज को, उसको दे रहे हैं। या चाहे तो आप और इसे जो है बहुत कमज़ोर बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे दे रहे हैं, ठीक है ना। ये कौन सा सिग्नल एसी, देखिए इसका आयाम बहुत कम है। एक तरफ जो बेटा ये वाला होता है वही आयाम मान होता है, यहाँ पर बहुत कम। तो ये आप दे रहे हैं और इधर से जो है प्रवर्धित पा रहे हैं। तो हमेशा जो कलेक्टर वाला है बेटा सी, वो जो है कलेक्टर है। और तो अगली पॉइंट आपने लिखा कि कलेक्टर संधि को या संग्राहक संधि जिसे शार्ट में कहेंगे जेसी। क्या कहेंगे? जेसी को रिवर्स बायस में रखते हैं। किसमें रखते हैं? हाँ, रिवर्स बायस में रखते हैं। और रिवर्स बायस से ही आउटपुट लेते हैं। क्या? रिवर्स बायस से ही, हाँ यहाँ लिख लें, रिवर्स बायस परिपथ से आउटपुट प्राप्त करते हैं। ये हो गया। तो इतना आपको बेटा नॉलेज में होना चाहिए। अब आगे तो बच्चे आप लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि ये पीएनपी का सिंबल है, जिसमें तीर अंदर की ओर होती है वो पीएनपी है, जिसमें तीर बाहर की ओर वो एनपीएन है, और जिसमें तीर होती है वहीं इमीटर, वहीं क्या होता है? इमीटर होता है। तो ये आपका इमीटर ई लिख दिया गया, इस पर तीर बनी है अंदर की ओर, तो शेष दोनों में जो है बाहर की ओर धारा बहेगी। अब जो है इमीटर को आपने लिखा जे, यानी एमीटर संधि को सदैव फॉरवर्ड बायस पर रखना है, तो इसे फॉरवर्ड बायस पर रखना। अब एमीटर आपका पी टाइप का है, तो जब पी को हम लोग बैटरी के धन से जोड़ देंगे तो यही बन जाएगा फॉरवर्ड, और अगर पी को आप बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देंगे तो बन जाएगा रिवर्स। तो हम लोगों को इसे फॉरवर्ड बायस में रखना है, तो फॉरवर्ड बायस में जिसको रखेंगे उसी को इनपुट सर्किट देंगे, यानी यहाँ से सिग्नल उसी को देना, जो भी फॉरवर्ड में रहे। कलेक्टर फॉरवर्ड है या बेस फॉरवर्ड है, जो भी फॉरवर्ड है, कहने मतलब। लेकिन आपको एक बात बताई गई कि हमेशा जो है एमीटर को फॉरवर्ड बायस रखते हैं और कलेक्टर को रिवर्स बायस। अब फॉरवर्ड बायस में ही इनपुट डालेंगे और जो रिवर्स बायस होगा उससे आउटपुट लेंगे। यानी ट्रांजिस्टर क्या है, तो आप कहते हैं जैसे ट्रांसफर, हमारा जो है ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक शक्ति को प्राइमरी से उठाकर सेकेंडरी में ट्रांसफर कर देता है, वोल्टेज बढ़ाकर उसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर भी ये क्या करेगा कि इधर से जो है इसी को हम लोग कहते हैं इनपुट सर्किट कहते हैं, तो इनपुट सर्किट से ये उठाकर इस वाले सर्किट में आउटपुट में ट्रांसफर कर दें। ऐसे भी आप कह सकते हैं। यहाँ से हम लोग इनपुट डालेंगे बेटा और ये आउटपुट हमें,
ट्रांसफार्मर में क्या है, वो केवल वोल्टेज को बढ़ाता है घटाता है, शक्ति को नहीं बढ़ाता घटाता, केवल वोल्टेज को बढ़ाता घटाता। और जब वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो उसी अनुपात में धारा आई कम हो जाती है, तो पावर P बराबर V और I का गुणनफल सेम रहता है, तो वो पावर को नहीं बढ़ाता घटाता। ठीक है ना, वोल्टेज बढ़ाएगा पावर घट जाएगी, फिर VI का गुणनफल उतना रहेगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये बढ़ाएगा, ये वोल्टेज भी बढ़ाएगा, पावर भी बढ़ाएगा, धारा भी बढ़ाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं इसकी क्रियाविधि। तो इस तरह से जो भी हमारा फॉरवर्ड बायस पर रहेगा बेटा, और फॉरवर्ड बायस कैसे बनाना है, तो जब आप P को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया तो फॉरवर्ड बायस, अन्यथा गलत जोड़ दिया या उल्टे जोड़ दिया तो बन गया रिवर्स। ऐसे ही यहाँ पर भी ये देखिए कलेक्टर भी हमारा P है, PNP, PAP इमीटर है, E वाला P कलेक्टर है और बीच वाला N जो है बेस है। तो देखिए इस P को हम लोगों ने बैटरी के ऋण से जोड़ दिया। अब ये कौन सा बायस बन गया, रिवर्स बायस। तो यहाँ लिखा है उत्क्रम अभिनति बन गया। और इस परिपथ को कहेंगे CV सर्किट। कौन कौन, यानी कलेक्टर बेस परिपथ। और ये यहीं से हमें आउटपुट लेना, इसे कहेंगे आउटपुट सर्किट। क्लियर है। यहाँ से हमें इनपुट डालना है तो इसे कहेंगे इनपुट सर्किट, अथवा इसी को कहेंगे इमीटर बेस परिपथ। तो लिखा इमीटर बेस परिपथ। और ये है फॉरवर्ड बायस, तो इसको हमने लिख दिया अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बायस। अब इसकी हम लोग क्रियाविधि देखते हैं कि भाई क्रियाविधि क्या है। जब हम लोग किसी निर्बल सिग्नल को, AC सिग्नल को, यहाँ लिखा है AC सिग्नल को, जिसके मान को प्रवर्धित करना है, धारा को या वोल्टेज को या शक्ति को प्रवर्धित करना है, उसे इस इनपुट परिपथ में देंगे। और इनपुट परिपथ हमारा सदैव होगा फॉरवर्ड बायस। इसमें डालेंगे जब देखिए, जब AC का अर्ध धनात्मक चक्र चलता है, जब AC इनपुट का अर्ध धनात्मक चक्र चलता है, तब क्या होगा कि ये इसके फॉरवर्ड बायस को और बढ़ा देगा, इसके धन विभव को और बढ़ा देगा। बोलिए भाई ने। हाँ, तब यह CV परिपथ के EB परिपथ है ना, ये EB परिपथ के अग्र अभिनत को क्या करेगा, और बढ़ा देगा, और बढ़ा देता है, जिससे इमीटर धारा, IE बढ़ जाती है। फलतः इसकी संगत कलेक्टर धारा IC भी बढ़ जाए।
जब ऑलरेडी ये फॉरवर्ड बायस पर है और जैसे हमारे एसी सिग्नल का आधा धनात्मक चक्र चलेगा तो इसके बेटा फॉरवर्ड बायस को और बढ़ा देगा। जब फॉरवर्ड बायस बढ़ जाएगा यानी वोल्टेज बढ़ जाएगा तो IE का मान बढ़ जाएगा, एमीटर धारा IE का मान बढ़ जाएगा और फलतः इसके बढ़ने से धारा IC भी बढ़ जाएगी। आप जानते हैं IC का मान 98% है, ये 100% देगा तो ये यहाँ 98% होगा और 2% IB होगा। तो उसी अनुपात में जितना ये बढ़ेगा उसी अनुपात में हमारा धारा IC भी बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट, धारा IC बढ़ेगी तो V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है तो यहाँ पर वोल्टेज भी बढ़ेगा। ओम के नियमानुसार V बराबर जब IC बढ़ जाएगी तो बढ़ी हुई धारा जब प्रतिरोध में उसका गुणा होगा तो V बराबर IR से यहाँ का वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। तो लिख लें बड़ी धारा IC के कारण लोड प्रतिरोध RL पर प्रवर्धित वोल्टेज पोस्ट में V बराबर IR से बेटा से प्रवर्धित वोल्टेज V बराबर अब हो जाएगा IC गुणे RL, वोल्ट बढ़ जाता। क्या हो जाता? ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि जैसे ओम का नियम कहता है V बराबर IR, तो यहाँ IC बढ़ गई और RL मान लीजिए उतना ही है तो IC गुणे RL का मान बढ़ जाएगा। इसकी अपेक्षा यहाँ पर जो है ज़्यादा आयाम का, यही आयाम मान है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, आयाम मान A कहते हैं। माने तो ये दोनों तरफ देखिए आयाम मान बढ़ गया यानी आपका मैक्सिमम मान बढ़ गया, तो हमें यहाँ पर प्रवर्धित या बढ़ा हुआ वोल्टेज मिल रहा। इस सूत्र से V बराबर डेल्टा IC गुणे RL से, अगर इसे डेल्टा IC बोलेंगे तो डेल्टा IC गुणे RL। ठीक है, इतना वोल्ट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा? अब तीसरा हम लोग शक्ति का भी प्रवर्धन ऐसे ही लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं तीसरी पॉइंट कि पावर P बराबर VI होता है। बोलिए भाई। तो पावर P बराबर VI है तो हमारा भी बढ़ा और I भी बढ़ गया। इस तरह से हमें जो है प्रवर्धित शक्ति भी प्राप्त हो। पावर P बराबर VI से प्रवर्धित वोल्टेज व प्रवर्धित धारा के कारण हमें शक्ति प्रवर्धन भी प्राप्त होता है। शक्ति प्रवर्धन या लाभ कहेंगे, शक्ति लाभ भी प्राप्त होता है। क्लियर है?
बोलिए भाई। तो ऐसे हुआ। तो यही आपका जो है इसके कार्य करने का सिद्धांत रहा। अब इसमें जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो इसका जो है आर आई क्या है, तो आर आई जो है गतिज प्रतिरोध या गतिज प्रतिरोध है। इसको मिटा दूँ, समझ में आ रहा है ना? अब हम लोगों का पहली पॉइंट आपने लिखा निवेशी गतिज प्रतिरोध। जिसे हम लोग कहेंगे आर आई। निवेशी या इनपुट, यही आर आई निवेशी या इनपुट गतिज प्रतिरोध। तो इनपुट गतिज प्रतिरोध हमारा जो है ओम का नियम आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, समझ लीजिए। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर, इसलिए I बराबर हो गया V बटे R, इसलिए R बराबर हो गया V बटे I। तो हम लोगों को जो है इसी फार्मूले को चाहे जैसे लिख पढ़ पक्षांतर कर दीजिए। तो हमें अगर R ज्ञात करना है तो V बटे I ज्ञात करना। तो यहाँ पर जो है वोल्टेज किसका लेना है? तो VEB का। क्या लेना है? इस परिपथ का, इस परिपथ में हम RI कर रहे हैं, यानी इनपुट रेजिस्टेंस इसका ज्ञात कर रहे हैं बेटा। इसका ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ का वोल्टेज लेंगे और यहाँ की धारा लेंगे। यहाँ का V/I हमें करना है, तो यहाँ का वोल्टेज और इस परिपथ की धारा लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि निवेशी गतिज प्रतिरोध RI का मान है बेटा निवेशी परिपथ का वोल्टेज, अथवा आप कहेंगे निवेशी परिपथ का वोल्टेज, पोस्ट में कहेंगे में परिवर्तन, तो आप कहेंगे डेल्टा VEB। EB का यहाँ लिखा VEB। ठीक है, तो ये हो गया मान। और बटे बेटा एमीटर धारा में परिवर्तन, तो कहेंगे डेल्टा IE एमीटर। ठीक है ना? बोलिए भाई। तो इस तरह से आपका यहाँ से चलेंगे बेटा, इसी फार्मूले से आप चलेंगे तो आप कहेंगे कि RI बराबर हो गया, यानी इनपुट गतिज प्रतिरोध बराबर हो गया डेल्टा VEB। चाहे कैपिटल E लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, चलिए कैपिटल E लिख देते हैं, VEB बटे डेल्टा IE या स्मॉल I लिख लीजिए। इतना इतना आएगा ओम, इसमें आएगा। और इसका गतिज प्रतिरोध हम लोग कितना रखते हैं? RI वाला 20 से 100 के बीच में रखते हैं। तो कॉमन बेस की हम लोग बात कर रहे हैं। कॉमन बेस का RI का मान जो है, इस RI का मान 20 ओम से 100 ओम के मध्य ही रखते हैं।
अब इसको हम लोग परिभाषित करेंगे बेटा। गतिक प्रतिरोध इसका नाम क्यों पड़ा? गतिक प्रतिरोध इसका नाम यूं पड़ा बेटा कि भिन्न भिन्न वोल्टेज लगाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी भिन्न भिन्न आएगा, स्थिर नहीं आएगा। इसलिए चूंकि ये ओमी है नहीं, ये अनोमी होते हैं, इसलिए प्रतिरोध का मान भिन्न भिन्न आएगा। हम अगर वोल्टेज बेटा इस समय कुछ और लगाए हैं, कोई जो है वोल्टेज का मान और बढ़ा दे, तो उस समय जो है हमारे RI का मान चेंज होता है और इतने के बीच में चेंज होता रहेगा एक तरह से। तो इसलिए इसका मान कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसे जो है हम लोग प्रतिरोध न कह के इसका मान वैरी करता रहेगा, बदलता रहेगा वोल्टेज के अनुसार। तो इसलिए जो है वोल्टेज में ज़्यादा परिवर्तन किया, कम परिवर्तन किया, उसके हिसाब से इसका मान चेंज होगा। इसलिए इसके प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं? गतिज प्रतिरोध, गतिज प्रतिरोध। ठीक है ना? तो इस तरह से आप कहेंगे, इसकी अगर परिभाषा देना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि निवेशी परिपथ CV, निवेशी परिपथ EB, CV नहीं EB, तो निवेशी परिपथ EB का मतलब इमीटर बेस परिपथ के वोल्टता VEB में किए गए परिवर्तन को कहेंगे डेल्टा लगा। किए गए परिवर्तन कोष्ठ में डेल्टा VEB तथा उसके संबंधित एमीटर धारा में परिवर्तन डेल्टा IE। तो एमीटर धारा है डेल्टा IE के अनुपात को गतिक प्रतिरोध कहते हैं। और किसका कहते हैं? इनपुट गतिक प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है? अब जो है इसी तरह से आउटपुट गतिक प्रतिरोध का भी मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से आउटपुट गतिक प्रतिरोध, आउटपुट गतिज प्रतिरोध को हम लोग R2 कहें, अगर ऐसे कहें तो अब यहां का वोल्टेज लेंगे CV और धारा वहां की, तो ये हो जाएगा RO बराबर डेल्टा CV बटे डेल्टा IC। इससे गतिक प्रतिरोध का मान ओम में ज्ञात है। आउटपुट, इसे कहेंगे आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस RO, इसे कहेंगे इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है? अब इसको परिभाषित करेंगे कि आउटपुट गतिक प्रतिरोध है क्या बेटा? प्रतिरोध, तो आप कहेंगे आउटपुट सर्किट के वोल्टेज में परिवर्तन डेल्टा VCB तथा निर्गत धारा में परिवर्तन डेल्टा IC के अनुपात को, इसी फार्मूले से IC के अनुपात को गतिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल RO से व्यक्त करते हैं। अतः स्मॉल RO बराबर हो गया डेल्टा VCB बटे डेल्टा IC। क्लियर हो गया? ये आप लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं धारा लाभ पर। अगला पॉइंट है आपका कौन सा? धारा लाभ। किसका धारा लाभ है? हाँ, कॉमन बेस एम्पलीफायर की हम लोग ये सब चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना? नहीं तो फिर जो है गतिक प्रतिरोध आपका जो है बेटा वहां पर, अब मान लीजिए कि आपने जो है बेटा एमीटर
और बेस आपका आउटपुट है तो वहाँ पर फिर जो है IB हो जाएगा। IC के जगह पर IE हो सकता है, IB हो सकता है, इसलिए पर्टिकुलर का हम लोग अभी यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं इसका। अब इसका धारा लाभ कितना, कॉमन बेस एम्पलीफायर का धारा लाभ। अगली पॉइंट आपकी है, तीसरी पॉइंट हो गई धारा लाभ। धारा लाभ को हम लोग क्या कहते हैं, करंट एम्पलीफिकेशन। क्या कहें, करंट एम्पलीफिकेशन, अथवा कहेंगे करंट गेन। करंट गेन भी करें, ठीक है। या फिर इसी को हिंदी में धारा प्रवर्धन भी करते हैं। क्या कहते हैं, धारा प्रवर्धन। और इसके धारा प्रवर्धन को हम लोग अल्फा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, हाँ, कॉमन बेस एम्पलीफायर के धारा लाभ को अल्फा से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे धारा लाभ, ठीक है, अल्फा बराबर हो गया, हम लोग आउटपुट बटे इनपुट। दक्षता के लिए क्या फार्मूला, कॉन्सेप्ट बेटा एकदम क्लियर कर लीजिए तो भूलेगा नहीं। हमेशा दक्षता के लिए चाहे जिस भी मोटर, मशीन, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सबकी दक्षता का फार्मूला आउटपुट बटे इनपुट। तो वैसे ही यहाँ पर भी सेम वही सारी चीज़ें। एक तरह से आप अपने दिमाग में बैठाइए कि धारा लाभ का मतलब कि हमें आउटपुट में कितनी धारा मिल रही है और हम इनपुट में कितनी धारा दे रहे हैं। इन्हीं दोनों के अनुपात को जैसे आप दक्षता कहेंगे, धारा की दक्षता कहेंगे, वैसे ही यहाँ पर उसे दक्षता न करके धारा का लाभ, ठीक है ना। तो इस तरह से धारा लाभ बराबर हो गया बेटा आउटपुट धारा बटे इनपुट धारा। क्लियर है। अब आउटपुट धारा क्या है हमारी, तो आप कहेंगे IC, तो आप कहेंगे डेल्टा IC बटे डेल्टा I। ये अब इसी बात को हिंदी में कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे कि कलेक्टर धारा में परिवर्तन, क्या, संग्राहक धारा में परिवर्तन, इसे कहेंगे। अगर हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे संग्राहक धारा में परिवर्तन। डेल्टा IC, जब डेल्टा लग गया तो इसका मतलब परिवर्तन, अंतर, ठीक है। अब जैसे अभी आपने पढ़ा ना बेटा, ध्यान से समझिए, सुनिए। अभी आपने पढ़ा कि जब इसका अर्ध धनात्मक चक्र चलेगा यानी पॉजिटिव वाला चक्र चलेगा तो इसके धन विभव को और बढ़ा देगा। धन विभव को बढ़ा देगा तो हमारा IE परिपथ में बढ़ जाएगी यानी एमीटर धारा बढ़ जाएगी। और जब ये बढ़ेगी तो इसका 98% ये भी होती है, तो उसी अनुपात में हमारी आउटपुट कलेक्टर वाली धारा IC भी बढ़ जाती है। तो इसमें कम वृद्धि होगी तो इसमें भी कम वृद्धि होगी, इसमें ज़्यादा वृद्धि होगी तो इसमें भी उसी अनुपात में ज़्यादा वृद्धि होगी। तो इसी के अनुपात को हम लोग धारा लाभ, ठीक है ना। इसी के वृद्धि को, वृद्धि का मतलब डेल्टा लगा दो, अंतर। पहले मान लीजिए कि ये जो है 1 मिली एम्पियर बह रही थी, अब बहने लगी 5 मिली, तो डेल्टा IC का मतलब हो गया बेटा कि 5 में से 1 घटा देंगे तो आ गया वृद्धि यानी परिवर्तन, अब आ गया 4 मिली एम्पियर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो डेल्टा IC अब 4 एम्पियर हो गया, पहले 1 बह रही थी
अब हम लोगों ने जैसे इसका पॉजिटिव चक्र चला वो मान लीजिए बढ़कर 5 मिली एम्पियर हो गई, तो अंतर कितना हुआ उसी को कहेंगे, मैं कहूँगा डेल्टा IC का मान कितना हुआ, तो आप कहेंगे 5 - 1 = 4 मिली एम्पियर। क्लियर है? तो कहेंगे बेटा डेल्टा IC संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा IC तथा उसके या उसकी संगत, उसकी संगत कौन कौन बढ़ाने घटाने काम कर रहा, I, तो उसकी संगत उत्सर्जक धारा, उत्सर्जक धारा में परिवर्तन डेल्टा IE के अनुपात को धारा प्रवर्धन का क्या कहते हैं, धारा प्रवर्धन कहते हैं, अल्फा से व्यक्त करते हैं, अल्फा से व्यक्त करते हैं। और इसका कोई मात्रक नहीं है, देखिए एम्पियर, और ये भी एम्पियर, एम्पियर से या मिली एम्पियर से या माइक्रो एम्पियर से सब कट जाएगा। तो इस तरह से ये कट जाएगा और इसका केवल संख्यात्मक मान होता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं, इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्लियर हो गया? अतः आप कहेंगे, अतः हम लोग कहेंगे धारा लाभ या धारा एम्प्लीफिकेशन अल्फा बराबर हो गया बेटा डेल्टा IC बटे डेल्टा IE। आगे हम लोग जानते हैं कि IE बराबर होता है IB प्लस IC, IE बराबर होता है IB प्लस IC, और IE अगर 100% है तो IB जो है 2% लगभग होती है और प्लस IC 98%। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर IC का मान कितना है, 98, तो यहाँ डेल्टा IC का मान अगर हम लोग 98% मैक्सिमम रख दें और IE का मान जो है 100 रख दें, तो देखिए इसका मान आता है 0.98। अतः इसमें धारा लाभ जो है अधिकतम बेटा व्यावसायिक जो हमारे हैं, व्यावसायिक हमारे जितने भी प्रवर्धक हैं इस टाइप का उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक जितने भी हैं, उनका धारा लाभ अल्फा का मान जो है 0.95 से लेकर 0.995 तक रखते हैं। कितना इसका, अगली पॉइंट लिख लें, इस प्रकार इसका धारा लाभ सदैव 1 से कम होता। तो यही आपने लिखा, अतः अल्फा इज लेस देन 1, अल्फा इज लेस देन 1 होगा। क्लियर है? अगली पॉइंट आपने कहा कि यहाँ आप लिख लें, व्यावसायिक ट्रांजिस्टरों में या व्यावसायिक प्रवर्धकों में
अल्फा का मान या धारा प्रवर्धन अल्फा का मान पूरा लिख लेंगे, का मान 0.95 से 0.995 तक रखा जाता है या होता है। तो अब धारा लाभ आपको क्लियर हो गया। ऐसे ही अब हम लोग ज्ञात करेंगे वोल्टता लाभ इसका। तो इसका धारा लाभ आप देख रहे हैं बहुत पुअर है। धारा लाभ क्या है? बहुत कम है। धारा लाभ होने के बजाय और घटा दिए, धारा लाभ होने के बजाय और घटा दिए। इसका धारा लाभ 1 से भी कम है, अतः धारा लाभ के लिए इसका प्रयोग नहीं करें। तो अगला चाहे तो आप लिख लें कि अतः धारा सिर्फ धारा प्रवर्धन है तो इसका प्रयोग नहीं करें। सिर्फ धारा प्रवर्धन है तो इसका प्रयोग नहीं करें, लेकिन वोल्टेज और शक्ति के लिए कर सकते। दिख रहा भाई? इसमें दिख रहा है। इसका प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सिर्फ वोल्टेज भी व पावर पी के लिए करें। वोल्टेज भी व पावर पी के लिए करें। क्लियर है? वोल्टेज भी और पावर पी के लिए करेंगे। ये हमारा धारा लाभ अल्फा हो गया। क्लियर? मिटा दूं बच्चा ये सब। अब अगली पॉइंट ऐसे ही हम लोगों की है वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ को क्या कहेंगे? पूरा लिखेंगे बेटा, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन या वोल्टेज गेन। क्या कहेंगे? हाँ, धारा लाभ को हम लोग ए आई कहते हैं और इसे ए से व्यक्त करेंगे। मान लीजिए ए 0 से व्यक्त करेंगे, तो वोल्टेज लाभ को अगर ए से व्यक्त करें तो वोल्टेज लाभ ए तो आप कहेंगे आउटपुट वोल्टेज बटे, वही तो है दक्षता वाला पद। तो लिखेंगे वोल्टेज लाभ बराबर आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभाषा हो गई। आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज लाभ कहते हैं। अतः इसे गणित की भाषा में अब लिख देंगे। अतः वोल्टेज लाभ ए बराबर आउटपुट वोल्टेज यानी वी ओ बटे इनपुट वोल्टेज यानी वी ए। क्लियर हो गया? वी बराबर होता है आई आर। क्या होता है? आई आर। आउटपुट वोल्टेज कितना हो गया? V बराबर आई आर से, तो ये हो गया बेटा डेल्टा आई सी गुणे आर एल और बटे में हो गया इसका V बराबर आई आर से। अभी इस पक्ष का लेंगे, ये है आपका इनपुट, लिखा है ये इनपुट। तो वी आई इधर से कितना दे रहे हैं? तो V बराबर आई आर इसका लिखेंगे अब आई और इसका R लिखेंगे। तो आई है बेटा डेल्टा आई ई गुणे, चलिए आर आई लिख देते हैं, ऐसे कैपिटल लिख देते हैं आर आई, क्योंकि इससे भी कैपिटल आर लिख दिए हैं, इसे भी कैपिटल आर आई लिख देते हैं। ठीक है?
ऐसे लिखेंगे। ये दिख रहा है कि नहीं? ओम के नियमानुसार V बराबर IR। तो इधर आउटपुट वाला लेंगे, आउटपुट वाला जो है धारा I है IC और यहाँ का प्रतिरोध है RL। और फिर बटे में इनपुट वोल्टेज लेंगे, तो इनपुट वोल्टेज के लिए फिर लिखेंगे V बराबर IR। तो यहाँ का वोल्टेज हम लोग लिखेंगे IE और R के रूप में। तो IE हो गया इसका, इनपुट धारा IE हो गई बेटा, और इनपुट प्रतिरोध हो गया RI। ठीक है ना, ऐसे लिख दिया। अब देखिए, अभी आपने कहा कि डेल्टा IC बटे डेल्टा IE को अल्फा का, तो इतने के जगह पर हम लोग अल्फा लिख सकते हैं। अतः हो गया वोल्टता लाभ A बराबर हो गया, इसी फार्मूले को हम लोग लिखेंगे अल्फा गुणे RL बटे RI। यही हो गया बेटा आपका, वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं है, संख्यात्मक मान आएगा। और वोल्टेज लाभ का मान इसमें कितना है? तो 1000। कितना? इसका मान लगभग 1000 आता है, कोई मात्रक नहीं। ठीक है। अब आगे आपने कहा कि इसे जो है धारा लाभ कहते हैं और RL बटे I को जो है प्रतिरोध प्रवर्धन भी कहते हैं। जैसे इसे आप धारा प्रवर्धन कह रहे हैं, IC बटे IE को इतना बटे इतना को, ऐसे ही इस प्रतिरोध बटे इस प्रतिरोध को भी हम लोग कहेंगे प्रतिरोध प्रवर्धन। तो ये अगर इसको हम लोग प्रतिरोध प्रवर्धन कहें तो हो गया, लिख लिए। अगली पॉइंट में आपने लिखा कि RL बटे RI को प्रतिरोध प्रवर्धन कहते हैं, प्रतिरोध प्रवर्धन कहते हैं। अतः वोल्टेज लाभ बराबर हो गया धारा लाभ गुणे प्रतिरोध प्रवर्धन। ये हो गया। ऐसे भी हिंदी में भी कह सकते हैं, वोल्टेज लाभ बराबर धारा लाभ, अल्फा हो गया धारा लाभ लिखा है, और इसे कहेंगे प्रतिरोध प्रवर्धन या प्रतिरोध लाभ। चाहे प्रवर्धन कहिए या कोई लड़का कह सकता है प्रतिरोध लाभ, सब एक है। जैसे V बराबर IR होता है, सेम वैसे, बस यहाँ उसमें वोल्टेज में लाभ यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ धारा में लाभ जोड़ेंगे, यहाँ प्रतिरोध में लाभ जोड़ेंगे। क्लियर है? अब अगला है आपका शक्ति प्रवर्धन, यानी शक्ति लाभ। शक्ति लाभ को अगर AP बोले, क्या बोले? तो यहां से बेटा आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे शक्ति लाभ बराबर आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अनुपात को, इनपुट पावर के अनुपात, आउटपुट पावर को कहेंगे निर्गत पावर तथा निवेशी पावर के अनुपात को शक्ति लाभ या शक्ति प्रवर्धन कहते हैं।
और आउटपुट पावर को भी ऐसे ही कहेंगे PO बटे PI, और आउटपुट पावर P बराबर VI। पावर P बराबर क्या होता है? VI होता है। तो हम लोग लिख देते हैं VO आउटपुट वोल्टेज VO और गुणे I डेल्टा IC। बोलिए ना भाई, पावर P बराबर VI होता है। तो यहाँ का आउटपुट वोल्टेज VO लिख दिया और गुणे यहाँ की धारा डेल्टा IC लिख दिया, और बटे इनपुट पावर लिखेंगे। तो इनपुट पावर के लिए वोल्टेज VI लिखेंगे। इनपुट पावर का वोल्टेज VI है तो उसे लिख दिया VI और गुणे इनपुट धारा डेल्टा IE लिख लिया। अब देखिए, इसको जो है आप जो है A कहते हैं। क्या कहते हैं? A कहते हैं इसको। देखिए ना, VO बटे VI को क्या कहते हैं? A कहते हैं। और डेल्टा IC बटे डेल्टा IE को क्या कहते हैं? अल्फा का। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं बेटा कि शक्ति लाभ बराबर हो गया A गुणे अल्फा। A गुणे अल्फा हो गया, ठीक है ना? देखिए ना, A गुणे अल्फा। और A बराबर इतना भी रख सकते हैं। A बराबर क्या रख सकते हैं? A बराबर अल्फा गुणे RL बटे RI भी लिख सकते हैं। देखिए ना, A का मान अभी VO बटे VO बटे VI के जगह पर A रख दिया, अथवा A के जगह पर हम लोग ये भी रख सकते हैं अल्फा गुणे RL बटे RI। तो यही A के जगह पर अगर रख दें तो यही फार्मूला हो जाएगा, या शक्ति लाभ बराबर A के जगह पर मान रख दें तो हो जाएगा A का मान हो जाएगा अल्फा गुणे RL बटे RI गुणे फिर एक अल्फा, ये वाला अल्फा आ जाएगा तो बराबर आ गया अल्फा स्क्वायर गुणे RL बटे RI। तो ये शक्ति लाभ का फार्मूला होता है। अतः शक्ति लाभ बराबर हो गया, अल्फा स्क्वायर गुणे RL बटे RI। ये फाइनल ऐसे आ गया। और इसका शक्ति लाभ भी कितना होता है? 1000। शक्ति लाभ कितना है? मध्यम दिखाया गया। चलिए, इस फार्मूले से आप ज्ञान करें। तो इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि इसका जो ये धारा लाभ है बेटा, इसका मान जो है, इसमें मैक्सिमम जो है धारा लाभ का मान हम लोग 0.95 से 0.95 से 0.995 तक वो भी व्यावसायिक में रखते हैं। तो धारा लाभ बहुत कम है, 1 से कम है, अतः इसका प्रयोग धारा लाभ में नहीं करें। इसका प्रयोग धारा लाभ हेतु नहीं करें। लेकिन वोल्टेज लाभ इससे जो है लगभग 1000 है, तो इसका प्रयोग करेंगे, वोल्टेज लाभ में कर सकते हैं। और शक्ति लाभ भी इसका मध्यम है,
औसत दर्जे का है, मध्यम है, तो इसे हम लोग जो है शक्ति लाभ में, तो इन दोनों में हम लोग उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक का प्रयोग कर सकते। लेकिन सबसे अच्छा आपको बताया गया कि कॉमन एमीटर वाला है, उसका धारा लाभ भी बहुत अच्छा है, उसका जो है वोल्टेज लाभ भी बहुत अच्छा है, और उसका शक्ति लाभ भी बहुत अच्छा है। इसलिए जो है ज़्यादातर जो है प्रवर्धक के रूप में हम लोग कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।